Hello dear students, welcome again to our channel Sun Physics। कल हमने क्विज़ 5 किया था, आज हम हाजिर हैं क्विज़ 6 लेकर। आई होप आप अपनी नोटबुक पेन लेके बैठे होंगे अपना स्कोर कैलकुलेट करने के लिए और फिर मुझे बताने के लिए। अगर नहीं बैठे हैं तो जल्दी से पहले नोटबुक और पेन ले आइए ताकि आप स्कोर अपना कैलकुलेट कर सकें और फाइनली मुझे बता सकें। जो लोग पहली बार इस क्विज़ को देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे और टाइम लिमिट होगा लगभग 15 सेकंड का। तो उस टाइम लिमिट में आपको उसके 4 में से एक ऑप्शन पे क्लिक करना है। दैट मीन्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा होगा। और आफ्टर दैट आई विल टेल यू द आंसर एंड इफ पॉसिबल द सॉल्यूशन ऑल्सो। एट द एंड ऑफ द क्विज आप लोग देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया and you will send your score to me. Okay, so now we will start with our first question. Question number 1: the gravitational field due to uniform solid sphere of mass m and radius a at the center of the sphere, यानी कि एक स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस स्मॉल a है, उसके सेंटर पे उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जी एम बाई ए स्केयर, ऑप्शन बी जी एम बाई ए क्यूब, ऑप्शन सी जी एम बाई 2a एंड ऑप्शन डी 0। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 0। देखिए, जो स्फीयर होता है उसके सेंटर पे या अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती है वो एक फॉर्मूले से निकलती है जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा। अगर हम उससे कुछ दूरी पे जा रहे हैं यानी कि स्फीयर से बाहर जा रहे हैं तो फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्केयर, जहाँ आर वो डिस्टेंस है जो सेंटर से आपने ट्रेवल किया, लेकिन सेंटर पे वो फील्ड जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2: what would be the value of acceleration due to gravity यानी कि स्मॉल g at a point 5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस से 5 किलोमीटर नीचे g की वैल्यू कितनी होगी। आपके ऑप्शंस हैं, इसमें आपको रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6400 किलोमीटर एंड जो अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 9.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं सही जवाब क्या है। एंड द राइट आंसर इज बी 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रहे ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है। आप में से कईयों को लग रहा होगा ये आया कैसे है। लेट मी टेल यू, द वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय, सॉरी डेप्थ d अगर लेते हैं तो g इज इक्वल टू जी ई 1 माइनस डी बाई आर। अब हम d कितना ले रहे हैं, हमें जाना है 5 किलोमीटर नीचे और अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू जी ई है वो 9.8 है। तो सारी वैल्यूज रखते हैं, 1 माइनस 5 बाई 6400 सॉल्व करके आ जाएगा 6395 बाई 6400 इंटू 9.8। तो ये सॉल्व करके आएगा 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. When a disk rotates with uniform angular velocity, which of the given statement is not true? यानी कि एक डिस्क है जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम. ऑप्शन बी, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स सेम. ऑप्शन सी, स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन्स सेम, यानी कि एंगुलर स्पीड. और एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन्स सेम. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is D. एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो. देखिए ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, तो जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. देखिए कैसे, हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा डी ओमेगा बाय डी टी, जहाँ डी ओमेगा होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, डी टी होता है टाइम इंटरवल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा? जीरो. तो अल्फा भी हो गया जीरो, जबकि आपके डी ऑप्शन में है कि अल्फा नॉन जीरो, तो वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है. ठीक है, हेंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ए डाइवर इन अ स्विमिंग पूल bends his hand before diving. A diver in a swimming pool bends his head before diving because, यानी कि एक डाइवर है जो स्विमिंग पूल में अपने हेड को बेंड कर लेता है डाइव करने से पहले. क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, डिक्रीजेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बी, डिक्रीजेज हिज एंगुलर वेलोसिटी. सी, इंक्रीजेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड ऑप्शन डी, increases his linear velocity. And your time starts now. Time up. And the right answer is A, decreases his moment of inertia. देखिए जो डाइवर होता है जब वो डाइव करने के लिए नीचे छलांग लगाता है तो अपने सिर को थोड़ा नीचे झुकाता है. उससे क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाता है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो तेजी से घूमते हुए जंप करता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैव सेम मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम उनका सेम है. द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? ऑप्शन ए, रूट m2 बाय m1. ऑप्शन बी, रूट m1 बाय m2. ऑप्शन सी, m1 बाय m2. एंड ऑप्शन डी, m2 बाय m1. And your time starts now. Time up. And the right answer is option D, m2 by m1. आप में से कईयों ने सही जवाब दिया है, जिनका नहीं है सही वो देख लीजिए सही क्यों नहीं है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा k इज इक्वल टू पी स्केयर बाय 2m. अब सपोज दो बॉडीज हैं तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी k1 और k2 हो गई, मास m1 और m2, तो k1 हो गया पी स्केयर बाय 2m1 और k2 हो गया पी स्केयर बाय 2m2. हमें चाहिए इन दोनों का रेशो.
तो K1/K2 क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इन्वर्स रेशो आ जाएंगे, तो K1/K2 इज इक्वल टू M2/M1। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, if the linear momentum is increased by 50% then the kinetic energy will be increased by, अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम जो है वो 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी। आपका ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 100%, ऑप्शन सी है 125% एंड ऑप्शन डी इज 25%। एंड योर टाइम स्टार्ट्स now। Time up, and the right answer is C, 125%। देखिए कैसे होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था K होता है P स्क्वायर बाय 2M, तो जो नया मोमेंटम होगा दैट विल बी K डैश, तो वो इसका 50% एक्स्ट्रा है, दैट विल बी 1.5 P स्क्वायर बाय 2M, दैट इज 2.25 P स्क्वायर बाय 2M। तो इसका मतलब पहले वाली से एनर्जी अब कितनी हो गई, 2.25 टाइम्स हो गई। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई बेटा, इंक्रीज हो जाएगा 2.25 माइनस 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 125%। ओके, क्योंकि नई एनर्जी जो है वो पहले वाली एनर्जी का एक तरह से 2.25 टाइम्स हो गई है। तो चेंज कितना आया है, 1.25 टाइम्स। अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 125%। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if the force acting on a body is inversely proportional to its speed then the kinetic energy of the body is, अगर बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो उसकी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। ऑप्शन ए कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहेगी, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रहेगी ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी बेटा। कैसे, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, लेट मी रिमूव योर कंफ्यूजन। दिया हुआ है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/v या फिर F इज इक्वल टू लेमडा बाई वी, जहां लेमडा एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर फोर्स को मैं लिख दूं ए को लिख दूं dv/dt, तो वो किसके बराबर है, लेमडा बाई वी के। ठीक है, या फिर अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो एम वी डी वी, जीरो से लेके v तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम लिमिट 0 टू t। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा एम वी स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा टी, यानी कि हाफ एम वी स्केयर जो कि k होता है काइनेटिक एनर्जी, वो लेमडा टी के बराबर आ गया। तो k जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा t के, जैसा कि हमने कहा था कि टाइम के प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है, एनटीएससी वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, +1 वालों को तो इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ बिटवीन रूट ई के एंड 1/p। यहाँ पे ई के बेटा काइनेटिक एनर्जी है और p मोमेंटम है, तो
इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इस तरह का ग्राफ होगा, ऑप्शन बी कुछ इस तरह का होगा, ऑप्शन सी इस तरह का, और ऑप्शन डी इस तरह का ग्राफ होगा। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज सी। देखिए इस तरह का ग्राफ होगा। देखिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो क्या है। लेट मी टेल यू, P इज इक्वल टू रूट 2m ई के, या फिर P जो है वो रूट ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें ग्राफ जो निकालना है वो अगर P और रूट ए की ई के बीच में होता तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाता, लेकिन ये इनके बीच में ग्राफ नहीं है। ग्राफ है 1/p और रूट ई के बीच में, तो इनवर्स रेशो वाला ग्राफ होगा जो कि एक हाइपरबोला होता है बेटा। तो इसलिए ग्राफ जो होगा वो इस तरह का आएगा। अगर ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो p और रूट ई के हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर इनके बीच में ग्राफ होता तो एक स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन हमारा ग्राफ p और रूट ई के बीच में नहीं है, 1/p और रूट ई के बीच में है। तो वो इनवर्स ग्राफ होगा, यानी कि 1/p की वैल्यू बढ़ेगी तो रूट ई के कम हो जाएगा, जो इस तरह से दिखता है। ठीक है, दिस इज हाइपरबोला ग्राफ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, निकालना शुरू कर दीजिए। आपका ऑप्शन ए है ml2t-2, ऑप्शन बी ml-1t-1, ऑप्शन सी m-1l3t-2, and D none of these. And your time starts now. Time up. And the right answer is C, m-1l3t-2। देखिए आपको मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। तो यहाँ से G आ जाएगा F r² m1m2। आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है mlt-2, और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो वैल्यू रख के ये हमारे पास G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, कैपिटल G का, नॉट स्मॉल g, याद रखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.6900 इज, यानी कि ये जो डिजिट्स हैं इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 3। आपको रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पता ही होंगे, इंप्लीमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज 4। देखिए कैसे होंगी, 0.00 इन दोनों जीरोज को छोड़ दीजिए। अब 6 से शुरू करते हैं, एक डिजिट फिर दूसरी, और उसके बाद वाली जो होंगी वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी। तो वो दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि नॉन जीरो के बाद आ रही हैं, पॉइंट के बाद। तो 1 2 3 4 विल बी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सप्रेशन 1/√2i प्लस 1/√2j इज अ, ये एक्सप्रेशन क्या है। ऑप्शन ए यूनिट वेक्टर है,
ऑप्शन बी नल वेक्टर है, ऑप्शन सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड √2 है, और स्केलर है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज ए, यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर का रूट, यही लेते हैं ना। तो देखिए कैसे होगा, हमारे पास ये वेक्टर है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। अब जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्केयर किया, वाई का स्केयर किया, रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2, और उसका रूट करेंगे 1। तो मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है वो यूनिट वेक्टर होता है बेटा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एट टाइम t is equal to 0, two bodies A and B are at same point। शुरू में जब टाइम 0 है तब दो बॉडीज A और B सेम पॉइंट पे हैं बेटा। A moves with constant velocity v and B starts from rest and moves with constant acceleration। A तो constant velocity v से चल रहा है और B जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और वो constant acceleration से मूव करता है। relative velocity of B with respect to A when the bodies meet each other। उस समय जब दोनों बॉडीज आपस में मीट करती हैं तब B की relative velocity with respect to A क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं v/2, ऑप्शन बी v/3, ऑप्शन सी v एंड ऑप्शन डी 2v। थोड़ा समय लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज सी, v। कैसे होगा, देखिए आप में से कईयों के आंसर सही हैं, वेरी गुड। देखिए ए बॉडी की वेलोसिटी जो है वो va है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। जो बॉडी b है उसका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, वो a है मान लिया। अब मान लिया c जो है वो a और b के मिलने का फिक्स पॉइंट है किसी टाइम t के ऊपर। नाउ s जो होगा वो va इंटू टी हो जाएगा और vb जो है वो at हो जाएगा। स्मॉल t यूज करेंगे, कैपिटल टी मिसप्रिंट है। तो अगर हम a की वेलोसिटी की बात करें va, तो वो है v के बराबर, वो गिवन है। अब जैसे ये पॉइंट अब जैसे O पॉइंट से C तक दोनों ने जाना है, C पे मिलना है और सेम टाइम लग रहा है दोनों को, तो दोनों के द्वारा जो कवर किया गया डिस्टेंस है वो सेम होगा। बस फर्क ये है बेटा कि A जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और B जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है जिसमें स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो S जो है वो हाफ at स्क्वायर भी होगा और वो va/t के बराबर भी होगा। ठीक है, तो यहां से a आ जाता है, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2va/t। अब vb जो है वो at दैट इज 2a के बराबर होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी हो जाएगी वो u प्लस at होता है, u 0 है, तो 2va के बराबर हो गया।
अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसे हम वी बी ए से शो करते हैं। तो वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू हमने 2 वी ए निकाली है, और वी ए तो वी ए है ही, तो 2 VA माइनस वी ए दैट इज वी ए, और वी ए किसके बराबर है, वी ए वी के बराबर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। एग्जैक्टली वी बी ए इज इक्वल टू वी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ए बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ ए स्टेयर वे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड, यानी कि एक बॉल है जो एक सीढ़ी से गिरती है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, अगर वो जो सीढ़ियों के स्टेप्स हैं उनकी ऊंचाई h मीटर है और चौड़ाई जो है b है, b मीटर वाइड, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप इफ n इज इक्वल टू, तो बॉल जो है वो nth स्टेप की एज को हिट करेगी, यानी कि nवीं सीढ़ी पे हिट करेगी अगर n की वैल्यू इनमें से क्या है। ऑप्शन ए एच यू स्केयर बाय जी बी स्केयर, ऑप्शन बी यू स्केयर जी बाय जी बी स्केयर, ऑप्शन सी 2h u स्केयर बाय जी बी स्केयर, एंड ऑप्शन डी 2u स्केयर जी बाय एच बी स्केयर। And your time starts now. Time up. And the right answer is C, 2h u square by g b square. थोड़ा सा क्वेश्चन जो था लेंथी था, इसलिए मैंने टाइम भी ज़्यादा दिया। आप में से कुछ ने सॉल्व भी किया है इसको। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन कि कैसे होगा। देखिए, अगर बॉल जो है वो nth स्टेप को हिट करती है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितने कितने हो जाएंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा NB, क्योंकि हर एक जो स्टेप है उसकी चौड़ाई b है, तो n स्टेप्स की हो जाएगी NB। ऐसे ही हर एक स्टेप की हाइट h है, तो वर्टिकल टोटल डिस्टेंस हो गया NH। लेट t बी द टाइम टेकन बाय द बॉल फॉर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, देन द वेलोसिटी ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि देखो इट इज लाइक पैराबोलिक पाथ, तो पैराबोला में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो यूं ही रहेगी, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी जीरो रहेगी। तो एन बी इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ए को जीरो कर दो बेटा, तो एन बी की वैल्यू आ गई यू टी यहाँ से, और ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी। वर्टिकल के लिए इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले में यू जीरो हो जाएगा, और डिस्टेंस हो जाएगा एन एच, तो एन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर वाली एक्स वाली इक्वेशन, नीचे वाली वाई वाली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम टी को एलिमिनेट करें तो एन एच आ जाता है हाफ जी, टी की वैल्यू रख देंगे ऊपर वाली इक्वेशन से एन बी बाई यू होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा 2h u स्क्वायर बाय जी बी स्क्वायर। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ये लगाना था कि x डायरेक्शन की मोशन और y डायरेक्शन की मोशन में से t निकाल के एलिमिनेट करना था। दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, A projectile is fired at an angle of 30 degree to the horizontal such that the vertical component of its initial velocity is 80 meter per second. Its time of flight is capital T. Its velocity at t is equal to t by 4 has a magnitude of nearly, यानी कि आपको बताना है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसे 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया है, जो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो 80 मीटर पर सेकंड है और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है।
तो टाइम इज इक्वल टू t/4 पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आपके ऑप्शंस हैं 200 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 300 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन सी 150 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज सी 150 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट क्या है वो निकालने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने इसको 30 डिग्री पे फेंका है, tan थीटा बेटा हो जाएगा यू वाई बाई यू एक्स, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 और यू वाई आपको गिवन है 80, तो यहां से यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80√3 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना होता है? टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा एक तरह से वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहां हम u y ले लेंगे, वो गिवन है सीधा। तो 2 इंटू 80/10 16 सेकेंड का टाइम आ जाएगा। अब कितने टाइम पे बात हो रही है? इसके y4 पे, यानी कि 4 सेकेंड पे। तो क्योंकि vx और ux तो सेम रहेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, और वर्टिकल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। यहाँ ay क्या होगा? ay विल बी g नेगेटिव में, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो 80 प्लस जी की वैल्यू -10 इंटू टाइम 4, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास Vx भी है, Vy भी है, तो नेट V निकाल सकते हैं, रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, दैट इज 144.2 मीटर पर सेकेंड। और जैसा कि मैंने कहा था कि अप्रॉक्सीमेशन में आंसर आ रहा है, ये लगभग 150 के आसपास, तो ये आपका ऑप्शन 150 वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A plane starts from rest with acceleration of 2 meter per second square and makes a run for 35 सेकेंड before taking off। यानी कि प्लेन जो है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है और एक्सेलरेशन आ गया उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 35 सेकेंड तक के लिए वो चलता है यानी कि रनवे पे, और उसके बाद टेक ऑफ करता है। द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे एंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन एट टेक ऑफ आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो रनवे पे वो रन कर रहा है उसकी कम से कम लेंथ और जितनी वेलोसिटी से वो टेक ऑफ करेगा वो क्या क्या होंगे? ऑप्शन ए है 1838 मीटर एंड 105 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 1225 मीटर एंड 70 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3188 मीटर एंड 51 मीटर पर सेकेंड, and option D is 838 meter and 95 meter per second. And your time starts now. Time up, and the right answer is B। डिस्टेंस होगा 1225 मीटर एंड टेक ऑफ स्पीड होगी 70 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको कोई एक भी अगर आप निकाल लेते, या तो स्पीड निकाल लेते या फिर डिस्टेंस निकाल लेते, तो भी आपको ऑप्शन मिल जाना था। तो आप इसे लेंथी कह सकते हैं, पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। We know that s is equal to ut plus half at square। अब क्योंकि u 0 है तो s हो जाएगा हाफ at स्क्वेयर, a की वैल्यू 2 है और टाइम है 35, तो t स्क्वेयर को 35 इंटू 35 कर दो, ये आ जाएगा 1225 मीटर। इतना भी काफ़ी है ऑप्शन पहचानने के लिए। लेकिन अब आगे स्पीड भी निकालते हैं। v इक्वल टू यू प्लस 80, तो u तो 0 है ही,
तो केवल 80 रह जाएगा, ए आपके पास है, टी आपके पास है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड. इट वॉज टू सिंपल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, जिसको ई से डिनोट करते हैं, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसे कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी बोलते हैं. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1 होगी, ऑप्शन बी लेस देन 1 होगी, ऑप्शन सी इक्वल टू 1 होगी, एंड ऑप्शन डी 1 और 2 के बीच में होगी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कहां से बोलना है? टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज सी 1. ई की वैल्यू 1 होती है. वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है. तो आई होप ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए जब कोलिजन होता है तो 1 आता है, क्योंकि जितनी स्पीड से कोई बॉडी टकराएगी उतनी स्पीड से बाउंस बैक भी होगी. तो इसीलिए दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होते हैं, इसलिए ई की वैल्यू 1 आती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. इनर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड, इनर्शिया को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस टू फोर्स, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस टू चेंज, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस टू मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is option B, resistance to change. इनर्शिया को रेजिस्टेंस टू चेंज कहते हैं. ना तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज होने देना चाहता है, ना ही स्टेट ऑफ मोशन में. जब कोई बॉडी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी में इनर्शिया है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट वुड बी द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून if the mass of moon is 7.4 into 10 raised to the power 22 kilogram and its radius is 1740 kilometers. आपको मून के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है. मून का मास आपको गिवन है और मून की रेडियस भी गिवन है. आपके पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 2.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 240 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन डी 0.24 किलोमीटर पर सेकेंड. अप्रॉक्सीमेशंस में आंसर निकालिए. Your time starts now. Time up. And the right answer is option B, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड. चलिए देखते हैं कैसे हुआ है. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा √2gm/r. आपके पास सारी वैल्यूज हैं. जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 1740. किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके. इसको सॉल्व करके आएगा बेटा 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. टू स्फीयर ऑफ मासेस 16 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ऑन ए टेबल. एक टेबल पर 30 मीटर के डिस्टेंस पे दो स्फीयर पड़े हैं
16 किलोग्राम का और 4 किलोग्राम का. देन द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर ऑफ मास 16 किलोग्राम एट विच द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 0. तो 16 किलोग्राम वाले मास से कितनी दूरी पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं 10 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर and option D 5 meter. And your time starts now. Time up. And the right answer is B 20 meter. बेटा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाना था आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला. देखिए कैसे होगा. मान लिया ये दो बॉडीज हैं, एक 16 किलोग्राम की, एक 4 किलोग्राम की. दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 30 है. मान लिया 16 से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाता है. तो दूसरे वाले से डिस्टेंस रह गया बेटा 30 माइनस एक्स. अब हम फॉर्मूला लगाते हैं gm1m2 बाई आर स्क्वायर. तो दोनों के लिए जो इक्वेशन फाइनली आएगी वो 4 बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई 30 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 1200 इक्वल टू 0. इसके हम फैक्टर्स करते हैं और सॉल्व, या फिर हमारे पास एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला, तो उससे सॉल्व करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आइदर 60 और 20. अब क्योंकि दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस ही 30 है तो हमारा आंसर 60 नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 20. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा. इफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क स्ट्रेचेज आउट हिज हैंड्स द एंगुलर स्पीड विल. यानी कि एक रोटेटिंग डिस्क के ऊपर एक पर्सन खड़ा है, एक टेबल लगा लो, उसके ऊपर खड़ा है और अपने हाथ फैला ले लेता है, तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो क्या होगी? ऑप्शन ए इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is decrease. डिक्रीज इसलिए होगी बेटा क्योंकि जब वो पर्सन अपने हाथ फैलाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा. अब अगर एंगुलर मोमेंटम ने सेम रहना है तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी. ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो यहीं पे आज का क्विज समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये क्विज अच्छा लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्विज जब हम करें तो देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और एक बात और, आप लोगों ने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा, देन सेंड मी, आई विल लाइक टू चेक कि किसको कितने मार्क्स मिले. हर क्वेश्चन के लिए, राइट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स एंड रॉन्ग के लिए 0. तो आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए, जस्ट शो मी. थैंक यू.